हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में महेश नाम का एक गरीब रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। महेश और गीता इतने गरीब थे कि दोनों सुबह से लेकर शाम तक काम करते, तब जाकर कहीं घर में 2 जून के भोजन का प्रबंध हो पाता था। धीरे धीरे महेश और गीता के दिन कट रहे थे। एक दिन भगवान की कृपा से उनके घर में एक नए मेहमान का जन्म हुआ, जिसका नाम महेश ने बड़े प्यार से रमेश रखा। रमेश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब महेश और गीता को रमेश के भविष्य की चिंता सताने लगी। तब दोनों ने निर्णय लिया कि आज से हम दोनों को जो भी मजदूरी मिलेगी उसकी 1/4 रमेश के लिए रखेंगे, ताकि उसके परवरिश में कोई कमी ना रह पाए। और जब वह बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सकें। महेश और गीता ने ठीक वैसे ही किया। उनको जो भी मजदूरी मिलती उसकी 1/4 रमेश के नाम पर निकालकर अपने झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर रखने लगे। और 1/4 निकालने के बाद उनके पास जो भी बचता उसी में अपना गुजर बसर करने लगे। महेश और गीता रूखा सूखा खाकर भी अपने पुत्र के लिए अच्छे से अच्छे खान पान का प्रबंध करने का प्रयास करते। अपने पुत्र को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाते, भले ही उनके शरीर पर फटे चिथड़े कपड़े होते। जब रमेश अपने बाल्यकाल में अपने धनवान साथियों के साथ खेलता था, तब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह एक गरीब मजदूर का लड़का है, क्योंकि उसके वस्त्र धनवान साथियों के कपड़ों जैसे ही चमचमाते रहते और उसके शरीर पर धूल तो ऐसे लगते जैसे उसके शरीर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हों। लेकिन ना जाने इन गरीब मजदूरों के खुशियों पर किसकी बुरी नजर पड़ गई कि इनका परिवार ही उजड़ गया। यह बात उस समय की है जब रमेश मात्र 5 साल का था। जाड़े का मौसम था। चारों तरफ घना कोहरा घेर रखा था। रमेश की मां गीता तेज बुखार से ग्रसित अपने झोपड़ी में टूटी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसका शरीर आग की तरह धधक रहा था और रमेश अपनी मां का पैर दबा रहा था। गीता कराहते कराते अपने पुत्र रमेश को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी और रमेश के पिता महेश उस हाड़ कपाती ठंड में भी घर छोड़कर बाहर मजदूरी के लिए मजबूर थे, क्योंकि महेश कर भी क्या सकते थे। उनके द्वारा काट कपट कर रमेश की पढ़ाई के लिए रखा गया सब धन भी दवा में खर्च हो चुका था। अब उनके लिए ठंड से भी बड़ी समस्या गीता की बीमारी और अपने पुत्र रमेश के परवरिश की चिंता जो थी। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। हकीम द्वारा बताई गई दवा खत्म हो चुकी थी और सुबह महेश काम पर जाते समय रमेश से कहकर गया था कि बेटा, अपनी मां का ख्याल रखना। मैं आज शाम को जल्द ही दवा लेकर घर वापस आ जाऊंगा। इधर दवा के बिना गीता की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और उधर महेश कपकपाती ठंड में काम पर काम किए जा रहा था। अचानक महेश को सुबह की सब बात याद आ गई और वह अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। तभी उसका मित्र रामू उसके पास आकर उसके चिंतन का कारण पूछा। तब महेश ने रामू को अपनी सभी बातों से अवगत कराया। तब रामू ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम्हारे एक दिन की मजदूरी से तो भाभी का दवा भी नहीं मिल सकता है, इसलिए तुम अभी के अभी सेठ जवाहर के मुंशी जगजीत के पास जाकर आज की अपनी और मेरी 2 दिन की मजदूरी मांग लेना और जल्दी से भाभी का दवा लेकर घर पहुंचो और मैं कल कुछ रुपयों का बंदोबस्त करके तुम्हारे घर आऊंगा। तब हम दोनों भाभी का इलाज बगल के गांव में वैद्य जी के हाथों से करवाएंगे, क्योंकि उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और वह एक बार जिस मरीज को अपनी सरसरी निगाहों से देख लेते हैं वह अपने जीवन में कभी जल्दी बीमार नहीं होता है। रामू की बातें सुनकर महेश के चेहरे पर उस कपकपाती ठंड में भी खुशी रूपी चमक आ गई और वह रामू को धन्यवाद करते हुए
उस ठंड में जैसे ही मुंशी जगजीत से मिलने के लिए उनके घर की तरफ अपने पैर आगे की तरफ बढ़ाया, वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गया। रामू लपक कर उसे उठाया और चौंकते हुए बोला, अरे महेश, तुझे तो बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। महेश लड़खड़ाते आवाज में कहा, अरे नहीं भैया, यह तो थकान की वजह से ऐसा हो गया है। जब मैं कुछ देर आराम कर लूंगा तब सब सही हो जाएगा। ठीक है, तुम आराम से दवा लेकर घर जाना और भाभी का देखभाल करना। महेश का पीठ थपथपाते हुए रामू कहकर अपने काम पर चला गया। इधर बेचारा महेश अंदर से बुखार के कारण एकदम से टूट चुका था और ऊपर से ठंड की कपकपी से कांपते हुए किसी तरह मुंशी जी के यहाँ पहुंच तो गया, लेकिन मुंशी जी के घर ताला लगा हुआ था। अब तो मानो महेश का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। वो वहीं बैठे बैठे थकान के कारण सो गया। कुछ देर बाद लगभग रात के 8-9 बजे किसी की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। तब उसने सुना कि कुछ लोग आपस में बातें करते हुए अपने घर जा रहे थे। अरे मुन्ना, बेचारी गीता तो मर गई, लेकिन अब तक उसके पति महेश का कुछ पता नहीं कहाँ गायब है। अरे हाँ भैया, वो मूर्ख पता नहीं किसके लिए अभी तक काम कर रहा है। जब बीबी ही नहीं रहेगी तो वह पैसे का क्या करेगा। इतना सुनते ही महेश पूरे जी जान के साथ उठ खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वह जल्दबाजी में अपने घर की तरफ चलने के लिए मुड़ा, उसके पैर ठंड से काम नहीं कर रहे थे और वो वहीं मुंह के बगल गिर गया और वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए सो गया। रात को करीब 12 बजे मुंशी जगजीत अपने परिवार के साथ किसी शादी समारोह से अपने घर लौटे। तब उन्होंने महेश को अपने दरवाजे पर देखकर उसे पुकारने लगे, महेश, ओ महेश, तू यहाँ क्या कर रहा है। जब मुंशी जी ने देखा कि महेश कुछ नहीं बोल रहा है, तब मुंशी जी महेश को अपने हाथों से पलटते हुए जगाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक महेश का चेहरा देखकर दंग रह गए और चिल्लाने लगे, अरे गांव वालों, यहाँ देखो, महेश राम को प्यारा हो गया। मुंशी जी की बातें सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए और उन्हीं लोगों के बीच रामू भी आ गया। सब लोग महेश के मृत्यु पर शोक मना रहे थे। तब रामू ने मुंशी जी को एकांत में बुलाया और उनको सारी बातें बताई। तब मुंशी जी ने जोर से सांस लेते हुए, हाय राम, यह क्या हो गया। एक गरीब मेरे दरवाजे पर तड़प तड़प कर मर गया। तभी उस भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, मुंशी जी, इधर महेश और उधर गीता दोनों ही राम को प्यारे हो गए। इनका तो घर ही उजड़ गया। इनके घर में 5 वर्ष का एक बच्चा रमेश है। ओह बेचारा अब क्या करेगा, उसका तो भविष्य ही चौपट हो गया। सब लोगों ने मिलकर विचार बनाया, क्यों ना हम सब लोग मिलकर महेश और गीता का अंतिम संस्कार का सब खर्च आपस में बांटकर उठा ले और मुंशी जी रमेश के पढ़ाई लिखाई का सब व्यवस्था करवा देंगे। मुंशी जी को यह बात बुरी तो लगी, लेकिन भीड़ भाड़ में हकलाते हुए, हाँ हाँ भाई, जरूर, सब लोग मिलजुल कर इस गरीब का अंतिम संस्कार करवा दीजिए और मैं रमेश के पढ़ाई लिखाई का सब खर्च वहन कर दूंगा। धीरे धीरे महेश और गीता के सब क्रियाकर्म को बीते लगभग में 1 महीने हो गए, लेकिन मुंशी जी ने अपनी कही गई बातों पर कोई विचार नहीं किए। तब एक दिन रामू मुंशी जी के घर गया और मुंशी जी को उनका वादा याद दिलाया। तब मुंशी जी हंसते हुए बोले, अरे रामू, क्या बेवकूफी है, भला रमेश का खर्च मैं क्यों उठाऊं और यह पढ़ लिख कर कौन सा विद्वान बन जाएगा। मुंशी जी की ऐसी बात सुनकर रामू बहुत निराश हुआ, लेकिन वह बेचारा था तो मजदूर ही, मुंशी से मुकाबला ना कर सका। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि रमेश को एक दिन जरूर विद्वान बनाऊंगा और अपने घर चला गया। रामू रात भर तरह तरह विचार अपने मन में सोचता रहा, लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार सहित रमेश को पढ़ाने के लिए यहाँ से दूर शहर में लेकर जाएगा और वहाँ खूब पैसे कमाकर रमेश को अच्छा इंसान बनाकर महेश और गीता के सपने को साकार करेगा। सुबह जब रामू रमेश के सामने गया तो रमेश को देखकर सोचने लगा कि
रमेश पर चुनौतियों का पहाड़ आ पड़ा है और मात्र वह 5 वर्ष का बालक कर भी क्या सकता है। ना तो उसके भुजाओं में बल है और ना ही मस्तिष्क में कोई भी विचार जिससे कि रमेश उन कठिन घड़ियों से उबर सके। इसलिए उसने रमेश से कहा, बेटा आज से तुम मेरे साथ शहर चलो, वहीं रहना और पढ़ना लिखना। लेकिन रमेश ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। तब रामू ने कहा, ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे घर चलो और उसे अपना घर समझकर रहना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें समय समय पर रुपए पैसे भेज दिया करूंगा और तुम गांव के विद्यालय में मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें एक दिन अच्छा इंसान बनना है। रमेश ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चाचा, जैसी आपकी मर्जी। अगले ही दिन विद्यालय में रमेश का नाम लिखवाकर रामू बाहर चला गया। रमेश तो समझदार था ही, सब व्यवस्था सही से चल रही थी, लेकिन रमेश की संगति बिगड़ गई और वह गांव के लड़कों के साथ छोटी छोटी चोरियां करने लगा। देखते ही देखते वह एक बड़ा और नामी चोर बन गया। उधर रामू अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर बहुत बड़ा सेठ बन गया। लेकिन रमेश के लिए वह दिन प्रतिदिन हमेशा रुपए भेजा करता था। रमेश उन रुपयों का दुरुपयोग करके गलत कार्यों में लीन होता गया। उसका नाम भी विद्यालय से कट गया। बहुत दिनों बाद रामू गांव में रमेश से मिलने आया तो रमेश के बारे में सुनकर रमेश से बिना मिले ही उसके एक चोर मित्र से मिला और उसे अपना पता देकर कहा कि यह एक सेठ का पता है। यदि यहाँ एक बार चोरी हो जाए तो तुम लोगों को कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रामू वहां से चुपचाप चला गया। रमेश के चोर मित्र ने रमेश के आते ही उससे कहा कि मित्र, यदि हम लोग एक सेठ के यहाँ चोरी कर लेते तो हमारा जीवन ही सुधर जाता। रमेश बोला, ठीक है, सही समय मिलते ही हम वहां पर चोरी करेंगे। उधर रामू अपना रहस्यमय जाल बिछा रखा था। जब रमेश उसके घर में चोरी करने गया तो वह जोर जोर से कहने लगा, अरे भाग्यवान, यदि कोई सज्जन हमारे बच्चे को शिक्षा देता तो हमारा बच्चा भी एक अच्छा इंसान बन जाता। तब सेठ की पत्नी ने कहा, वैसा सज्जन मिलेगा कहाँ? तब सेठ ने कहा कि पास के जंगल में 4 सज्जन निवास करते हैं, वहीं से जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसे अपने घर लाएंगे और उनके लिए भोजन पानी और रहने का प्रबंध अपने घर में ही कर देंगे। तब सेठानी बोली, ठीक है। रमेश इतनी बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ और बिना चोरी किए ही बाहर चला गया और अपने मित्रों से मिलकर सब बातें बताकर कहा कि तुम सब अपने गांव चले जाओ, यहाँ पर मैं अकेले चोरी करूंगा और तुम सबका हिस्सा भी दूंगा। रमेश के चोर मित्र बहुत ही प्रसन्न होकर अपने गांव लौट गए और रमेश उसी समय जंगल में चला गया और पहले सज्जन से मिला और बोला, आप हमें ज्ञान की बात बताइए। तब उसने कहा, चोरी करना पाप है। अब रमेश कुछ आगे बढ़ा तो दूसरे सज्जन से मिला और उनसे कहा, आप हमें कुछ ज्ञान की बात बताइए। तब उन्होंने कहा, जीव हत्या मत करो। अब रमेश कुछ आगे बढ़ा, तब तीसरे सज्जन से मिला और कहा, आप हमें कुछ ज्ञान की बात बताइए। तब उसने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब रमेश चौथे तथा अंतिम सज्जन से मिला और कहा कि आप हमें कुछ ज्ञान की बात बताइए। तब सज्जन ने कहा कि अपने से बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए और एक बार बुराई का त्याग करके उसे दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। रमेश बहुत ही खुश हुआ और चौथे सज्जन के कुछ आगे बढ़कर अपना आसन जमा कर बैठ गया और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि आज तो मैं सेठ के बच्चे को अपना शिष्य बनाकर उसके घर में आराम से रहूंगा और मौका मिलते ही सेठ का घर साफ कर दूंगा। अचानक सेठ का लड़का रमेश के सामने आ गया और रमेश को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, आप हमें कुछ ज्ञान की बातें बताइए। अब रमेश बारी बारी से सज्जनों द्वारा अर्जित ज्ञान सेठ के बच्चे को बता दिया। सेठ का लड़का रमेश को प्रणाम करके अपने घर चला गया और रात में छत के ऊपर से रामू ने देखा कि रमेश उसके घर की तरफ आ रहा है। तब उसने धीरे से अपने कमरे में आकर अपने लड़के को आवाज देकर बुलाया। तब सेठ का लड़का उसके कमरे में आकर कहा,
बोलिए पिताजी क्या बात है। तब सेठ ने जोर से कहा कि अरे बेटे, तुम सुबह चारों सज्जन से मिले लेकिन उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बतलाए। तब सेठ के लड़के ने कहा कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि वहां 4 सज्जन हैं, लेकिन वहां तो हमें 5 सज्जन मिले थे। चारों सज्जनों ने अलग अलग एक एक ज्ञान की बातें बतलाई और 5वें सज्जन ने उन सब की चारों बातों को बतलाने के बाद 5वीं बात यह बतलाया कि हमें अपने से बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। इतनी बातें सुनकर सेठ ने कहा, बेटा तुम अगले ही दिन 5वें सज्जन को हमारा गुरु बनाकर घर ले आना। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, और वो अपने कमरे में चला गया। इधर रमेश भी इतनी बातें सुनकर सेठ के घर से बाहर चला गया और बीच सड़क पर खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर विचार करने लगा कि मैंने तो सज्जन का झूठा स्वांग किया, तब मुझे इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है। यदि मैं सच में इन सब बातों को अमल कर लेता तो लोग मुझे और ज्यादा सम्मान देते। और चौथे सज्जन ने एक बात कहा था कि यदि कोई किसी बुराई का त्याग कर दे तो उसे पुनः उस बुराई को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए रमेश ने सेठ जी के घर जाने का विचार त्याग दिया और अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे चारों सज्जन दिखाई दिए। तब रमेश दौड़ा दौड़ा सज्जनों के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाई। तब एक सज्जन ने कहा, पुत्र, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए तुम आज से यह सब गलत रास्ता छोड़कर एक अच्छा इंसान बनो। और तुम्हारे माँ बाप का भी आखिरी सपना भी यही था कि उनका पुत्र एक अच्छा इंसान बने। रमेश स्वीकृति में सिर हिलाते हुए सज्जनों को प्रणाम करते हुए अपने गांव को लौट गया। इधर सज्जनों के मुख से सारी बातें सुनकर रामू बहुत ही प्रसन्न हुआ और अगले महीने अपने गांव में रमेश से मिलने के लिए गया तो सारे गांव में रमेश की ही चर्चाएं हो रही थी, रमेश की अच्छाई का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।